दोस्तों नमस्कार। राकेश मोटिवेटर क्लासेज में आप सभी लोग का स्वागत है। यह जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का 26वां क्लास है। इसमें गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग को दिखाया गया है, पढ़ा गया है। और जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी पढ़ने वाले हैं, वे लोग सबसे पहले चैनल को जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए धन्यवाद। जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा प्रेस कर लें। बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे उनको सबसे पहले सूचना मिले। और दोस्तों चलिए हम लोग देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, गुप्त वंश में ने लगभग 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्रीगुप्त द्वारा की गई थी, किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। इसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसकी आरंभिक तिथि 319 ईस्वी है। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में श्रीगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। इलाहाबाद प्रयागराज का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के कुछ प्रशासनिक पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। वे हैं संधि विग्रहिक, खाद्य पट्टपाकिक, कुमारामात्य, दंडा नायक। अशोक निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद वर्तमान नाम प्रयागराज में स्थापित करवाया था। इस स्तंभ पर जहांगीर के आदेश हैं तथा बीरबल का भी उल्लेख है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी का यह अन्य नाम देवगुप्त मिलता है। इसका प्रमाण सांची एवं वाकाटक अभिलेख से प्राप्त मिलता है। उसके अन्य नाम देवराज एवं देवश्री भी मिलते हैं। मेहरौली लेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराई थी। दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान से मेहरौली लौह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है। इसे चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियां का वर्णन किया गया है, जिसका समीकरण गुप्तवंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया है। पश्चिम भारत के अंतिम शासक राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया था। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि शकारी भी है। उसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। चांदी के सिक्कों को गुप्त काल में रुपया कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया और चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों के प्रसिद्ध सर्वाधिक सार्वकालिक रही है। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। उन्हें अगले क्रम पर महान चिकित्सक धन्वंतरी थे, तीसरे खगोल वैज्ञानिक वराहमिहिर, चौथे कोशाकार डिक्शनरी निर्माता अमर सिंह, चौथे 5वें वास्तुकार शंकु, छठे रत्न फलित ज्योतिष छपड़क थे। इसी प्रकार 7वें विद्वान वैयाकरण वरुचि, 8वें जादूगर वेताल भट्ट तथा 9वें रत्नकार थे। रत्न घटपड़ महान कूटनीतिज्ञ थे। कुमारगुप्त प्रथम ने महेंद्रादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुवदेवी से उत्पन्न बड़ा पुत्र था। इसके समय के गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनकी संख्या लगभग 18 है। बिलसीड
अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम के गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है। बांग्लादेश के 3 स्थानों से कुमारगुप्तकालीन सम्राट प्राप्त होते हैं। ए हैं धनदय ताम्रपत्र, दामोदरपुर ताम्रपत्र तथा बैग्राम ताम्रपत्र। कुमारगुप्त की स्वर्ण रजत ताम्र मुद्राएं प्राप्त होती। मुद्राओं पर उसकी उपाधियां महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र सिंह, अश्वमेध महेंद्र आदि उत्कीर्ण मिलती हैं। स्कंदगुप्त द्वितीय स्कंदगुप्त विक्रमादित्य लगभग 455 से 467 के स्वर्ण सिक्कों के मुखभाग पर अपना धनुष बाण लिए हुए राजा की आकृति तथा पृष्ठभाग पर देशासन में विराजमान लक्ष्मी के साथ साथ श्री स्कंदगुप्त उत्कीर्ण है। कुछ सिक्कों के ऊपर गरुड़ध्वज तथा उसकी उपाधि विक्रमादित्य अंकित है। भीतरी स्तंभ लेख में पुष्यमित्र और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण समुद्र सम्राट गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था तथा स्कंदगुप्त के हाथों से वे बुरी तरह परास्त हुए थे। ईसा की 3री सदी में जब हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था तो भारतीय दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर अधिक निर्भर हो गया था। तोरमाड़ भारत पर दूसरे हूण आक्रमण का नेता था। मध्य भारत के ऐरण नामक स्थान से वराह प्रतिमा का पर खुदा हुआ उसका लेख मिलता है, जिससे पता चलता है कि धन्य विष्णु के उसके शासनकाल में प्रथम वर्ष में उसका सामंत था। मिहिर कुल हूण शासक तोमर काल का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। मिहिर कुल अत्यंत क्रूर एवं अत्याचारी शासक था। चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा मंदसौर लेख के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त नरेश नरसिंहगुप्त बालादित्य ने लगभग 528 या उससे कुछ अधिक स्रोतों के अनुसार 495 ईस्वी में तत्पश्चात मालवा नरेश अशोकवर्धन द्वारा मिहिरकुल को बुरी तरह पराजित किया गया था। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिपि एवं गुप्त प्रमुख बंदरगाह जहाँ से उत्तर भारतीय व्यापार साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया चीन श्रीलंका जावा सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह बिरकुच भड़ौच था जहाँ से पश्चिमी देशों के समुद्री व्यापार होता था। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था श्रेणियों का श्रेष्ठ महत्व था। ये संगठन व्यापारियों के द्वारा उनके व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित किए जाते हैं। श्रेणियों का अपने सदस्यों का न्यायिक अधिकार होता था। श्रेणियों के द्वारा ही सदस्यों के वेतन, काम करने के नियमों के मानकों के कीमतों का निर्धारण किया जाता था। प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख होता था। राजा श्रेणियों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। श्रेणियां अपने नियम स्वयं बनाती थी। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिलनाडु उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था। गुप्त काल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख केंद्र थे ताम्रलिप्त, बृहकच्छु, अरिकमेडु, कावेरीपट्टम, मुजरिस प्रतिष्ठान, बारिक आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की चरम परिणति चरक एवं सुश्रुत से मिलती है। धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के रत्न से एक थे। वे आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। भास्कराचार्य प्रख्यात खगोल एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि की रचना की, जिसका भाग लीलावती है। इन ग्रंथों में गणित तथा खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। 5वीं शती ईस्वी तक भारत के त्रिकोणमिति में ज्या, साइन, कास एवं इनवर्स साइन के सिद्धांत ज्ञात हो चुके थे। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टी में इनका क्रोध 7वीं शती के ब्रह्मगुप्त तथा चक्री चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। स्कंदगुप्त की कुल 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं। यह गरुड़, धनुर्धारी पशु, अश्वमेघ, व्याधघन, वाड़ाविदात। गुप्त काल के स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। चीनी यात्री फायान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय के कौड़ियों का प्रयोग करते थे। गुप्त शासन के सिक्के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा में पाए जा गए हैं। सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल राजस्थान तथा भरतपुर बयाना है। इसके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा प्रथम सिक्के जारी किए गए। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य ऐरण से प्राप्त होता है। अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण हूण आक्रमण प्रशासन का सामंतीय ढांचा गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुआ। संपूर्ण गंगा घाटी में जो प्रमुख शहर अत्यंत समृद्ध होते थे, उसमें अधिकांश को गुप्त काल में त्याग दिया गया। वहाँ के आश्वासन में
व्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर हुएनसांग के आगमन पर बन गया। मथुरा जैसा प्रमुख नगर कुम्भकार, सोनार, सोहगौरा तथा उत्तर प्रदेश के घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र के काल में हाल ही में प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल के प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। अजंता की 3 प्रमुख गुफाएं हैं, 16वीं, 17वीं तथा 19वीं गुप्तकालीन मानी जाती है। इनमें 16वीं 17वीं गुफाएं बिहार, 19वीं गुफा चैत्य है। गुप्त वंश के शासकों में मंदिरों एवं ब्राह्मणों के सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए गए हैं। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग जो राजा को कर के रूप में देना पड़ता था। जो सामान्यतः खष्टांश होता है। गुप्त अभिलेखों से में भूमि कर को उदंग अथवा भाग कर कहा गया है। सभी धर्मशास्त्रों में भूराज्य की दर की 1/6 का थी। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम या उदक भागम कहा गया है। हिरण्य मौर्य काल में लिया गया जाने वाला नगद कर था एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग होता था। 3री शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों उपकरणों से प्रसिद्ध होते थे। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री शूद्रक तथा भाषा में बोलते थे, जबकि उच्च वर्ग के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। शूद्रक कृति मच्छ कटिकम नामक रचना में गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के लिए विशेष रोचक सामग्री मिलती थी। ग्रस्त में चारुदत्त ब्राह्मण नामक सार्थवा एवं एक गणिका की पुत्री वसंतेता की प्रेम गाथा को शब्द का रूप दिया गया है। गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्त शासक अपनी दैवी उत्पत्ति में विश्वास करते थे। गुप्त